हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी आज 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो गया है एमपीपीएससी का। तो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो एमपीपीएससी की वैकेंसियाँ आ गई हैं। देखे गए हैं इस वीडियो में कि एमपीपीएससी की कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, कब कितना फॉर्म भरना है और कब से क्या होना है। तो दोस्तों, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियो को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देंगे तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और बताएं नोटिफिकेशन कि और फॉर्म भी कब से भरना है, कब से क्या, ये सब इस वीडियो में पूरा आपको देखने को मिलेगा। और सिलेबस क्या है, ये सब कुछ। तो वीडियो को सब्सक्राइब वो ना करें, एक भी पॉइंट को स्क्रैप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सिलेबस है, क्या कुछ है। तो दोस्तों, सब हम देखते हैं कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होना है कब से फॉर्म भरनी है। जैसे कि इसमें जो नोटिफिकेशन डाला है, प्रारंभिक परीक्षा दिनांक रविवार, ये नोटिफिकेशन क्या है, पुराना है। तो अभी न्यू वाला जो आउट हुई है तो उसकी डेट मैं आपको बता दूं, तो वो न्यू डेट आई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो, जैसे कि एमपीपीएससी का 11/2/25 को क्या होना है, इसका एग्ज़ाम 16 प्रारंभिक परीक्षा 30 को 16/2/2025 को। तो एडमिट कार्ड 11/2/2025 को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड वो कब मिलेंगे, 11/2/2025 को, और एग्ज़ाम कब होगा, 16/2/2025 को, सॉरी 16/2/2025 को फरवरी में क्या होंगे, प्री का पेपर होगा। और कितने बजे से क्या होगा, पहला प्रश्न पत्र वो 10 बजे से स्टार्ट होगा 12 बजे तक, और दूसरा प्रश्न पत्र जो स्टार्ट होगा वो कब होगा, 2 बजे से 4 बजे तक, तो दूसरा प्रश्न पत्र होगा। अब ये ऑनलाइन का फॉर्म है, तो अब इसके बाद आपको देखना है कि कब से क्या होगा, आवेदन। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 जनवरी दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक 17 तारीख को आप ये नहीं सोच लेना 17 तारीख को रात के 12 बजे तक आपकी साइट चलती रहेगी, नहीं, 17 तारीख के से दोपहर के 12 बजे तक ही साइट चलेगी, इसके बाद आपकी साइट बंद हो जाएगी। तो ध्यान दें कि अंतिम डेट के पहले ही आप अपना फॉर्म क्या करवा लें, भरवा लें, ताकि साइट का सर्वर का इशू नहीं जाए। और दोपहर में ही फॉर्म भरेगा, दोपहर 12 बजे तक, आप ये नहीं सोचिए कि रात के 12 बजे तक चलती रहेगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने निश्चित समय से, डेट से पहले अपना फॉर्म भरा लें, ताकि वो कोई भी साइट त्रुटि नहीं पाई जाए। तो क्योंकि वैकेंसी भी आपकी वो नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है, तो डेट बढ़ने की चांस भी नहीं है कि आप सोचें डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है तो डेट बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि अब एमपीपीएससी में वो नहीं है कि डेट बढ़ जाएगी, अगली बार एग्जाम हो जाएगी। तो इस बार अब बड़ी कड़िता है और उसके साथ है पालन हो रहा है नियमों का। तो इस बार कोई भी चांस नहीं है डेट बढ़ने का, कुछ भी सर्वर का इशू होने का। तो आप डेट के पहले ही अपने फॉर्म वॉर्म सब कुछ भर लें। अब क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया, 3 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, तो आप 17 तक ही भरे जाएंगे, और जो भी त्रुटि वगैरह रहेगी वो 8/1 से सुधरना प्रारंभ हो जाएंगे। 8 तारीख से त्रुटि वगैरह प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद तिथि, अंतिम तिथि 19 तक ही रहेगी, और प्रवेश पत्र 11 को निकलने लगेगी, और परीक्षा आपकी 16 को रहेगी। तो ध्यान दें, अपने दोस्तों को सभी को पहले बता दें कि डेट के पहले ही जो भी है सब कुछ कर लें, ताकि आपको आगे जाके परेशानी नहीं झेलनी पड़े। ये तो हो गया आपका एग्जाम का, एमपीपीएससी का, और ये हर चीज़ का। आप देखते हैं कि एमपीपीएससी में जो सेंटर है वो आपके सभी जगह है, हर ज़िले में है। आपको कहीं बाहर ज़िले तो बात की बात है, यदि चाहिए तो पहला प्राथमिकता है आप खुद के ज़िले में एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा, जिस तरह से आपने पहले भी कभी दिया होगा। और आयु की देखते हैं कि आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए, तो 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी है। आयु 21 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। आयु 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपकी स्नातक की डिग्री जरूरी है। इसके बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप जो पुलिस विभाग के अनुसार है, उसकी जेल विभाग, परिवहन विभाग पर दी जो भर्तीधारी पद होती है उनके लिए क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर 168 होने चाहिए। और जो विदाउट उसके हैं महिला के लिए 155 सेंटीमीटर वर्दी के लिए, यानी कि कोई भी वर्दी की पोस्ट है बड़े, तो पुरुष और महिला, पुरुष के लिए कितना 168 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर जरूरी है इसका। तो जो उसके लिए होती हैं एसडीएम, यानी कि डीएसपी वगैरह बनते हैं, तो जे उसमें हो गए। उच्चतम आयु में जो छूट है आयु की, वो 5 साल है एससी एसटी के लिए। अन्य
जो SC/ST आरक्षित पद है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। सभी वर्दी पदों में भी है, महिलाओं के लिए भी है 5 वर्ष की छूट। ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए वैध पुरुष सेना में रहे हैं तो उनके लिए भी, तृतीय श्रेणी पद वालों के लिए भी क्या है, छूट है। स्वरूप जो प्रोत्साहन स्वरूप दी गई उनको 5 वर्ष की छूट है। तो इस प्रकार से 5 वर्ष की छूट भी है। 45 वर्ष अधिकतम आए, 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं अभ्यर्थी। तो इस प्रकार से पूरा है। अब आपके पास EWS मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र कैटेगरीज के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और EWS प्रमाण पत्र अब होना चाहिए आप यदि वो, नहीं तो आप जनरल कैटेगरीज में होंगे, क्योंकि और दिव्यांगत के लिए दिव्यांगत पहले होना चाहिए। यदि आपके पास दिव्यांगत हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों अब आपने देख लिया कि 17 से 3 तारीख से एग्जाम होंगे, 17 तारीख लास्ट डेट है। अब देखते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना, कहाँ से आवेदन आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी MP ऑनलाइन साइबर कैफे पे जाकर भी करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ से होना है। तो इसके लिए चलो आप देखते हैं, चलते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ से कैसा ऑनलाइन होना है। तो हम आपको अब बताते हैं। जैसे कि गूगल पे आपको डालना है MPPSC ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप MPPSC को ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पर डालेंगे तो वहाँ पे आपको सीधा दिखने जाएगा, वहाँ की रिक्वायरमेंट वगैरह सीधा दिख जाएगी। यदि आप यहाँ से नहीं भरना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे इसकी वेबसाइट डली हुई है तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ होम पेज आ गया MPPSC का, यहाँ अपकमिंग लेटेस्ट डेट और रिक्वायरमेंट अचीवमेंट आ गई है। तब यहाँ पर देखेंगे कि किसके बाद क्या है। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से भी भर सकते हैं और उसके माध्यम से भर सकते हैं। अब इसमें सभी अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MPPSC का दिख जाएगा रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, देखो स्टेट फॉर ये 17 तारीख, तो ये सामने दिख रही है लिंक, ये सामने ही दिख रही है पूरा, ये लिंक है और ये 3 तारीख स्टार्ट है, ये एंड डेट है। जैसे ही आप करेंगे तो क्लिक तो खुल जाएगा। तो जैसे ही अब हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई, इस पर लिंक पे क्लिक किया, इसके बाद आपका ऑफिशियल जी आपका खुल गया पब्लिक कमीशन का। तो यहाँ से आप अपना जो, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपका एप्लीकेशन नंबर खो गया तो आप ये लिखा नाउ योर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन नंबर भी खोज सकते हैं यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फिलअप, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर भी सकते हैं। अब यदि आपने फॉर्म भर दिया, अब आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आप एप्लीकेशन नंबर लिखे रहें और यहाँ से जो लिखा पेड अनपेड, वहाँ पे आप क्लिक करके उस कर सकते हो। जे एडिट का ऑप्शन है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और इधर जो है यहाँ से डुप्लीकेट का भी ऑप्शन है, तो दूसरा भी आप स्टेटस डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। जैसे यदि रिसिप्ट वगैरह दोबारा नहीं निकालना भूल गए तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो और ये सबसे नीचे लिखा एडवर्टाइजमेंट, जी इसमें यहाँ पे आपको एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके नोटिफिकेशन, और वीडियो को पूरा देखते रहें तो आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा। चलो अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन अपन को कैसे करना है, फिलअप कैसे करेंगे फॉर्म। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर क्या सामने जो एक्शन लिखा है, एक्शन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपन ने किया एप्लीकेशन तो लिखा मैं घोषणा करती हूँ, तो सबसे पहले जो विज्ञापन पे जो है, जब तक आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं करोगे विज्ञापन, जब तक कुछ भी फॉर्म नहीं भरेगा, तो आपको क्या कर लेना, उस पर एक बार क्लिक कर देना, डाउनलोड कर देना। फिर उसके बाद जो मैं घोषणा पे क्या कर देंगे, आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मैं घोषणा पे क्लिक करोगे तो इधर और आगे की प्रोसेस प्रक्रिया आप आई एक्सेप्टेड क्या कर दोगे, आई एक्सेप्टेड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आई एक्सेप्टेड मैंने क्लिक किया और आगे बढ़ गया। अब यहाँ आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। जैसे लिखा स्टेट सर्विस प्रीलियम एग्जाम, यानी कि का प्रीलियम का, यहाँ पे प्रीलियम्स है स्टेट सर्विस का, यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रखना है, अभ्यर्थी का नाम, इधर लिखना है अभ्यर्थी का नाम, या अभ्यर्थी का मध्य नाम, प्रथम नेम लिखना है, इधर मध्य नेम लिखा है, इधर अंतिम लिखना है। तीनों नाम अलग अलग जगह लिखना है, ऐसा नहीं कि इधर तुमने पहले में पूरा लिख दिया। तो पहले अभ्यर्थी का प्रथम नेम, फिर अभ्यर्थी का मध्य नेम, अभ्यर्थी का अंतिम नेम। जिसके में मध्य नेम है तो मध्य नेम लिख सकते हैं, जिसके में नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब मध्य नेम का मतलब होता है जैसे रामलाल, अब किसी का नाम लिखा है रामलाल ठाकुर या रामलाल सिंह या रामलाल अहरवार, तो आप राम प्रथम में लिखेंगे, लाल मध्य में लिखेंगे और अहरवार अंतिम में लिखेंगे। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं।
अब आप मेल हैं तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। अब नीचे देखेंगे कि जैसे जन्म, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ, ये जो पहला कॉलम है आपकी पर्सनल डिटेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इस डेट में आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रखना है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका वेरिफिकेशन होता है। यदि आपने गलती कर दी, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं रखा, तो आप पास भी हो जाएंगे, इंटरव्यू तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट के बाद जब वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे वेरिफिकेशन में, क्योंकि एक एक मीनिंग, एक एक स्पेलिंग तक चेक होती है कि आपने हर बार में आर लगा, जैसा आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा है वैसे ही लिखना, चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में मीनिंग जिस तरह से लिखी हो उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ और मीनिंग लिखनी है, चाहे वो गलत लिखी हो चाहे सही लिखी है। और आपको सबसे पहले माता पिता का नाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि माता पिता के नाम में ही कन्फ्यूजिंग होता है। यदि आपने माता का नाम राम कुंवर है या कुछ भी है, XYZ है, आपने जो 10वीं की मार्कशीट में पता चला कि मीनिंग कुछ भी लिखी है आपकी, और आपके आधार कार्ड में या मम्मी के आधार कार्ड में कुछ और लिखी है, तो आपने मम्मी के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रख लिया। तो नहीं, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम डाला है वही रखना है, माता का नाम और पिता का नाम, या घर में कोई भी नाम चलता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में माता पिता का नाम जो भी डला है, जैसा मीनिंग में डला वैसे रखना है। यदि शॉर्ट डला है तो शॉर्ट डलना है, यदि सरनेम के साथ डला तो सरनेम से। पता चला आपने यहाँ पे लिख दिया पूरा सरनेम भी डला, मार्कशीट में सरनेम नहीं डला, 10वीं की मार्कशीट में सिर्फ नाम भर डला है, तो सबसे पहले ध्यान देना पिता के नाम में माता के नाम में यदि सरनेम नहीं डला है तो सरनेम नहीं डालना है, यदि सरनेम डला है तो डालना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वेरिफिकेशन में यही जाती है, सरनेम में। पता चला कि आपने सरनेम डाल दिया, उधर सरनेम नहीं डला है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान है। वैवाहिक की स्थिति, आप विवाहित हैं, यदि विवाहित है तो विवाहित रखना, यदि नहीं है तो नहीं रखना। तो प्रीलिम्स का फॉर्म और MPPSC का फॉर्म बड़े ही सतर्कता से भरना भैया दोस्तों, क्योंकि एक छोटी दो जॉब नहीं है, आपको 3 स्टेप से पार करनी पड़ती हैं, और लास्ट में जब फाइनल होता है इंटरव्यू वेरिफिकेशन हो, तो वहाँ पे यदि कोई दिक्कत चली जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है कि मेरी एक मीनिंग की वजह से पूरा मेहनत बर्बाद हो गई। तो आपको इस फॉर्म को भरते समय बहुत ही नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, बहुत ही सतर्कता से भरना। प्लीज़ आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें, जल्दबाजी में। और फॉर्म भरने से पहले आप अच्छे से चेक कर लें, सब कुछ कर लें। जल्दबाजी में कोई भी फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि अधिकतर बहुत गलती हो जाती है। कभी कभी आप, हाँ मानता हूँ कि आपके लिए एडिट के लिए ऑप्शन है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आपके पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं है कि आप एडिट करके बार बार वही चीज़ को एक पर्सनल डिटेल कभी एडिट नहीं होती है, पर्सनल डिटेल नहीं एडिट होगी, तो इसलिए पर्सनल डिटेल को देखते ही भरें, क्योंकि पर्सनल डिटेल कभी नहीं होती है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी, तो ईमेल आईडी जरूर सही से है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी के लिए मध्य प्रदेश के निवासी तो एस करें, यदि आप कहीं और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप नो कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी से। और यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उस पर क्लिक करके SC ST हैं, OBC है, जो भी हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप क्रीमी लेयर हैं, अभ्यर्थी क्रीमी लेयर के आते हैं तो उसमें भी एस कर सकते हैं, क्रीमी लेयर वाले जो भी आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप फॉर्म को एक एक पॉइंट को पढ़कर ही फॉर्म भरें। यदि आप दिव्यांगत हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो करें। दिव्यांगत 40% से कम होना चाहिए, क्योंकि यदि 40% से कम है या अधिक विकलांग है, 40% एवं अधिक दिव्यांग है, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग है, क्योंकि 40% वाला ही आगे मान्य होता है, 40 से कम बहुत ही कम मान्य होता है सर्टिफिकेट, तो 40 से कम वाले ही 40 वाले ही मान्य होते हैं। तो यदि आपने कभी दंड दिया है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, ऐसा या नो, क्या अभ्यर्थी कोई विरोध में कार्रवाई है। जैसे यदि आप दंडित हैं या कार्रवाई है, या कोई भी परीक्षा से अवधित हुए हैं, या किसी नगर निगम की सेवा से संस्था से वो हुए हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे या नो में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना, एक एक चीज़, क्या पहले से कहीं आप जॉब करते हैं या नित्य सूचित हैं, तो ऐसे या नो में आपको देना है। इस प्रकार से, या आप भूतपूर्व सैनिक विवरण भी आप दे सकते हैं। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो ऐसे करके आप फॉर्म, आगे की जानकारी की कब नियुक्ति हुई थी, कभी आपकी सेवानिवृत्ति हुई, कितने साल अनुभव किया सैनिक की में, तो इस प्रकार इसमें भी आप भर सकते हैं। आयु की सीमा, यदि आप अनुसूचित जनजाति या जिनके पुरस्कृत हैं, विवाहित हैं, अंतर्गत जो विवाहित हैं, जो कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं, तो यस या नो में करके, या विक्रम अवॉर्डेड खिलाड़ी हैं तो यस या नो करके आयु रूप में छूट दे सकती है। इसके बाद यदि नहीं है तो आप
वैसे स्नातक में अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी स्नातक में अभी पढ़ भी रहे हैं तो वो भी 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फाइनल ईयर में है, तो वो भी इस वर्ष को फॉर्म भर सकते हैं। और यदि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हायर सेकेंडरी उसने कब उत्तीर्ण की हुई थी इसकी जानकारी आप दे सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 10वीं की डिटेल डालनी है, तो 10वीं की डिटेल डालने के बाद पहले 10वीं की रखना है, फिर 12वीं की रखना है, फिर इसके बाद आपको विषय में आप 10वीं में आल भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश वगैरह भी, 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट रहे वो भी रख सकते हैं। इस प्रकार से ना रोल नंबर सब कुछ आपको एक एक अक्षर पढ़ के, और स्नातक में क्या है आप अभी चल रहे हैं ग्रेड सिस्टम है क्या है, तो इस चीज़ को यदि ग्रेड सिस्टम होते तो ग्रेड सिस्टम नहीं तो CGP सिस्टम जो भी है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति में एक्सपीरियंस है तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक विवरण, यदि SC ST के लोग हैं तो आपको बैंक डिटेल इसलिए देना पड़ता है ताकि आपका जो भत्ता है वो आपको ट्रेवलिंग भत्ता वगैरह आपको मिल सके। बैंक विवरण की यहाँ पर कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पता आप अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें, जो आपका आधार कार्ड में डला हुआ है, और जहाँ की आप निवासी हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही इसमें पता रखें, क्योंकि वर्तमान पता स्थायी पता दोनों पते भरने हैं। क्योंकि वर्तमान पता है आप कहीं के भी हो सकते हैं, आप वर्तमान 6 साल, और स्थायी पता वही रखें जो गांव के निवासी हैं, जो निवास प्रमाण पत्र बना है आपका, तो वो रखें। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी है, और यहाँ पे आप सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज आपकी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली, 20 से 100 KB के बीच में आपका बैकग्राउंड फिर वाइट होना चाहिए, उसमें नाम लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, और हस्ताक्षर आपके 10 से 100 के बीच में KB की होनी चाहिए। ये सब आपको बना के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से अपने घर पे ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ईमेल ID मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ पे आपको घोषणा कर भर के वेरिफिकेशन कोड के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है। जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करके बता दीजिए जो भी है, तो मैं आपको पर्सनली मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप, उस पर भी आपको जानकारी बता सकता हूँ। यदि आपसे नहीं भी बनता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप से, तो मैं आपको वहाँ से भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, तो वहाँ से आप मोबाइल नंबर सेव कर लें, व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें व्हाट्सअप पे। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत आपको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा, तुरंत आपको कॉल किया जाएगा, आपकी हेल्प टू डेस्क करी जाएगी, मदद की जाएगी व्हाट्सअप से। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप के दौरान कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म फिलअप भी कर दूंगा यहीं बैठ के, आपको समस्या भी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है किसी साइबर कैफ़े पे कहीं पे भी, तो आपको वहाँ व्हाट्सअप के जरिए भी आपको फॉर्म भर दूंगा मैं आपका। तो आप व्हाट्सअप से मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपको फिलअप करना फॉर्म पता चल गया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आप सिलेबस क्या है। तो आप देखिए कि आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ, तो सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आना। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन का फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो आप जानते होंगे सिलेबस, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिलेबस आपने देखा ही होगा, फिर भी आपको सिलेबस बता दूं कि क्या सिलेबस इस बार है। जैसे 200 अंक का प्रश्न पत्र पहला आता है और 200 नंबर का दूसरा आता है, जो कि सामान्य अध्ययन का भी 200 का, अभिरक्षिक का 200 का, वो भी सामान्य अध्ययन का जो 200 का आएगा वो 2 घंटे का ही रहेगा, और जो सेट है उसका भी 200 का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा 200 का। तो आपको पता ही होगा, आप वैसे भी यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेबस आपने देखा ही होगा, पहले से भी तैयारी करते हो, सिलेबस आपको थोड़ा बहुत। फिर मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस को देखते ही हम देखते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको पता ही है प्रीलिम्स का कि द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अकॉर्डिंग ही चतुर्थ प्रश्न पत्र। जैसे कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, ये एक सब्जेक्ट है प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, ठीक है, विज्ञान के बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इसकी परिस्थिति के सामान्य विज्ञान अनुभव से संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत, और भी जैसे कि भारत का भूगोल और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेलकूद के संबंध में क्वेश्चन, और जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जो पर्वत हैं, नदियां हैं, जलवायु है, वनस्पति है मध्य प्रदेश की, तो उसके बारे में भी
क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं अधिकतम। तो मध्य प्रदेश की वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये जो अधिनियम है ये इम्पोर्टेंट है, जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य अभिरुचि का रहता है, जिसमें सेट, जिसे सेट के नाम से जानते हैं, जिसमें थोड़ा आपकी संचार कौशल संहिता वगैरह, तर्क निर्णय लेना, जो सामान्य मानसिक योग्यता होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्कोर कार्ड बनाया जाता है। तो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही वो होता है, तो आप जानती होंगे। जैसा कि आपने दोस्तों देखा है कि आपका फर्स्ट पेपर ही सब कुछ है। यदि आप फर्स्ट पेपर में आपने अच्छे नंबर लाए हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, और जो सेट का पेपर होता है पासिंग मार्क का ही होता है, बाकी वो नहीं होता है। तो जनरल जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए जैसे सब्जेक्ट में, तो सिलेबस भी आपने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो जितनी जल्दी ऑब्जेक्टिव है टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज करें। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो आज से 40 दिन का ही टाइम बचा, तो टेस्ट सीरीज लगाना प्रारंभ कर दें। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपके MCQ पूर्ण होते हैं। अब आपको देखते हैं, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है आपका सामान्य के प्रश्न पत्र का अब इतिहास क्या है। जो पूरा जो नोटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही इसमें लिंक होगी, तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं से भी गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PSC का सिलेबस। क्योंकि सिलेबस रख कर ही आप तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा और जल्दी आपको सक्सेस होगी। तो जी आपको पूरा सिलेबस है। सिलेबस के बाद जी 5 प्रश्न पत्र होते हैं। मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस, क्योंकि 4-5 अध्ययन होते हैं। तो जी मेंस का सिलेबस है। मेंस में देखिए आपको बता दूं, जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र मुख्य का है, पहला पेपर है, तो उसमें इतिहास और संस्कृति का पहला पेपर होता है। इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड पूरा पेपर आता है पहले में, और जो कि इतिहास के बारे में रहता है। तो पहला पेपर पूरा इतिहास का रहता है, और दूसरा खंड जो होता है भूगोल का होता है, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, उसका साथ में होता है। तीसरा जो होता है, दूसरा पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन दूसरा, सामान्य अध्ययन पहला और सामान्य अध्ययन दूसरा। तो सामान्य अध्ययन पहला क्या होता है, इतिहास का होता है, और सामान्य अध्ययन दूसरा क्या होता है, संविधान और राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना संगठन से रिलेटेड होता है। तो ये समझो कि पूरा अपना उससे होता है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड पहला होगा, दूसरा पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया, केंद्र शासन की योजना, लोकतंत्र काल, पूरा हिस्ट्री यानी कि निर्वाचन जो भी होता है पॉलिटी के अंदर, कुछ भी XYZ पूरी पॉलिटी ही होती है। तो आपको पूरा अधिनियम वगैरह, उपयोग संरक्षण पर्यावरण अधिनियम वगैरह, पूरी पॉलिटी ये सब उसमें, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा रिलेटेड, जन्म मृत्यु संगठन बाइटर, ये सब सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर में आपसे पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दे पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन का जो तीसरा पेपर होता है वो आपका कैसे होता है, विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड होता है। सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर क्या होता है, विज्ञान की तकनीकी से रिलेटेड होता है। जो भी विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, समय, जीव जंतु, आसपास की व्यक्ति, यौगिक मिश्रण, जिस सबसे रिलेटेड क्या होता है, तीसरा पेपर होता है। तो आपका जो तीसरा पेपर वो विज्ञान तकनीक से। अब आपको ध्यान देना, पहला कैसे हिस्ट्री से, दूसरा कैसे भूगोल यानी कि पॉलिटिकल साइंस से, तीसरा कैसे विज्ञान और तकनीकी से यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का होता है तीसरा पेपर। इसी प्रकार आपका देखते हैं कि तीसरे के बाद आपका जो चौथा पेपर होता है वो क्या होता है। जो चौथा पेपर होता है उसमें क्या होता है, मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। तीसरे पेपर में आर्थिक इकोनॉमी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कृषि से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, और भी अर्थव्यवस्था से तीसरे पेपर में पूछते हैं। जो चौथा पेपर होता है वो होता है आपकी मानवीय आवश्यकताएं अभिगणना, दर्शन शास्त्र, और भी जो होती हैं आवश्यकताएं अभिगणना, जो मनोवृत्ति होती हैं, भ्रष्टाचार होती हैं, इन सबसे चौथा पेपर होता है नैतिकता की। तो जो चौथा पेपर होता है वो आपकी खुद की अभिप्रेरणा से रिलेटेड होता है, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्वता से, पारदर्शिता से। जो अधिकतम अभिक्षमता क्या होती है, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, सरलता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादी क्या होती है। ये और भी दर्शन विचारक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक हैं, इन सभी के बारे में क्या हो जाता है, सामान्य अध्ययन चौथे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। जो पांचवा पेपर होता है वो आपका हिंदी होता है। पंचम जो कि सामान्य अध्ययन के हिंदी होता है, हिंदी का पेपर, जिसमें आपको हिंदी के उसमें देखा जाता है। और षष्ठवां पेपर आपका निबंध का होता है, हिंदी और अंग्रेजी जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो उसका पांचवा पेपर होता है सामान्य हिंदी का, और प्रशासनिक परिभाषा शब्दावली हिंदी व अंग्रेजी।
तो इसके हिंदी का पेपर होता है 5वां पेपर सामान्य हिंदी का। उसमें यदि आप सामान्य हिंदी लेते हैं, सामान्य अंग्रेजी लेते हैं, स्नातक 3 छात्रों के समकक्षी होता है इसमें कि क्या कैसा किया जाता है। तो इसमें आपको लेखन वगैरह सरकार पद पर वगैरह जो भी हो, स्मरण अधिसूचना जी सब कुछ आपको पर्यायवाची शब्द वगैरह पूछे जाते हैं। और 6वां पेपर होता है वो होता है आपका हिंदी निबंध लेखन का, कि लेखन आपके कैसा करते हैं निबंध का, हिंदी निबंध लेखन का। इस प्रकार से आपका 6वां पेपर भी होता है हिंदी निबंध लेखन का। तो आपको इस प्रकार से मुख्य का भी आपका देख लिया। तो इस प्रकार से आप सिलेबस की तैयारी करेंगे, सिलेबस निकाल के तो आपका जल्दी ही 40 दिन का टाइम रह गया तो प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद आप मेंस के लिए आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा तो मेंस निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में यदि आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आपको वो भी बताएं, वीडियो में आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि चैनल भी वो हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप एक कमेंट भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरी वीडियो जो भी है वो आपको तुरंत मिल सके, और अच्छी और भी इन्फॉर्मेशन और भी तुरंत जो नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के, प्राइवेट जॉब के, रेगुलर जॉब के, और आपके निकट में एरिया में जो भी जॉब आती हैं तो वो भी हम नोट बनाते हैं। तो प्राइवेट जॉब से लेकर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सभी हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो कैसी लगी तो आपको ज़रूर बताएं दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप बेल आइकन भी दबा दें तो आपको मिलता रहे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। धन्यवाद।